सल्तनत की ये अगली वीडियो है। दिल्ली सल्तनत पे इससे पहले भी हम एक दो वीडियोस पहले बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। और एंशिएंट हिस्ट्री को हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। इससे पहले हमने जो इल्तुतमिश को देखा था, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को हमने देखा था, जैसे रकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया, बहरम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, ये सारी हमने कवर कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम बलबन को और लास्ट जो गुलाम वंश के अंतिम शासक होते हैं कैकूबाद, उनको देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद गुलाम वंश खत्म हो जाएगा। फिर अगली वीडियो जो हैगी वो आएगी खिलजी वंश के ऊपर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आवाज़ अगर थोड़ा अजीब लगे आपको तो थोड़ा सा हेल्थ इशू है, इसलिए आवाज़ थोड़ा इतनी क्लियर नहीं होगी, बट आई होप इससे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि नोट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे। बलबन का जो समय होता है 1266 से 86। ठीक है, ये इल्तुतमिश का ही दास था। ठीक, और इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय यह सत्ता के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। ठीक है, बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपनी राजस्व सिद्धांत की विवेचना की थी, और इसका सिद्धांत फारस से ग्रहण किया गया था। बलबन ने सुल्तान को पृथ्वी पर नियावत एक खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि और जिले अल्लाह ईश्वर की छाया बताया है। ठीक है, तो कभी कभी सवाल आता है कि किसके द्वारा ये बताया गया है कि ईश्वर का प्रतिनिधि जो है सुल्तान है, या सुल्तान को ही जो है पृथ्वी पर नियावत एक खुदाई और जिले अल्लाह की छाया बताया गया है। तो ये किसके द्वारा बोला गया है? बलबन के द्वारा। ठीक है, इस विचारधारा का जो वास्तविक अर्थ था वो ये निकलता है कि सुल्तान की शक्ति का स्रोत अमीर वर्ग और आम जनता नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति का स्रोत ईश्वर है। इससे सुल्तान का कार्य सार्वजनिक जांच से बाहर है। इसके राजस्व के लिए ना दिखावटी मान मर्यादा को स्थापित किया गया था, और ये हमेशा जनसाधारण से दूर रहता था। उसने एक बार अपने दरबारियों से ये भी कहा था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार का व्यक्ति देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी में क्रोध उत्तेजित हो जाता है। अपने आप को काफ़ी बड़ा चढ़ा के वो दिखाता था, कुलीनता पे अत्यधिक बल देता था, जोर देता था, और अपनी वंशावली को और अपने को फारस के पौराणिक नायक अफरासियाब का वंशज बताता था। ठीक है, बलबन ने अपने दरबार का गठन जो है ईरान की परंपरा के अनुसार किया था, और इसके दरबार में सिजदा पायबोस की परंपराएं प्रारंभ थी। सवाल ये कई बार आता है पेपर में कि सिजदा और पायबोस या पाबोस भी देखने को मिलता है, कि सिजदा और पाबोस ये प्रथाएं कहाँ देखने को मिलती थी? तो बलबन के दरबार में। ठीक है, इसी ने जो है ईरानी त्योहार नौरोज को भी मनाना शुरू किया था। ठीक है, सभी वैभव और उपकरणों के साथ दरबार में उपस्थित होता था। कुछ विशिष्ट अमीरों को छोड़कर शेष सभी लोग दरबार में खड़े रहते थे। यह गंभीर मुद्रा में बैठा था और इसे कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था। ठीक है, यह न्याय को शासन का सर्वोच्च दायित्व मानता था। इसके निरंकुश शासन की संतोषजनक विशेषता थी। जब किसी जन साधारण के प्रति अत्याचार या अन्याय होता था तो यह क्रोध से आग बबूला हो जाता था। बदायूं के सूबेदार मलिक बकबक को मृत्युदंड दे और अवध के सूबेदार हैवत खां को कोड़े लगवाने का आदेश दिया था, क्योंकि इन दोनों ने अपने घरेलू नौकरों की हत्या की थी। बलबन ने तुर्क के चहलगानी अर्थात दल चालीसा पर घातक प्रहार करके इसका अंत कर दिया था। इसके समय बंगाल के सूबेदार तुगरिल ने 1278 में विद्रोह कर दिया था, और 1280-81 में बलबन विद्रोह के दमन के लिए बंगाल आया था। यहाँ तुगरिल पकड़ा गया और उसकी हत्या कर दी जाती है। बलबन का पुत्र था बुंगरा खां। ठीक है, तो इसने अपने पुत्र बुंगरा खां को बंगाल का सूबेदार बनाया था। 1885 में तिमूर के नेतृत्व में मंगोलों का भारत पर आक्रमण होता है, और इसी संघर्ष में बलबन का योग्यतम पुत्र मोहम्मद मारा गया। अंततः मंगोल पराजित हो जाते हैं। फारस के जो सबसे प्रसिद्ध विद्वान होते हैं अमीर खुसरो, अपने साहित्यिक जीवन विषय के शासनकाल से इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया था, और 7 सुल्तानों के दरबार में ये रहे थे। बलबन का जो राजस्व था, इसका जो सिद्धांत इसके मुख्य तत्व कुछ ऐसे थे। इसका राजस्व सिद्धांत फारस ईरान से ग्रहण किया गया था, और इसने सुल्तान को नियाबत एक खुदाई और जिले इलाहा बताया था। ठीक है, ये हमने अभी ऊपर भी देखा था ये पॉइंट। वंशावली पर आध्यात्मिक बल दिया गया था। स्वयं को फारस के पौराणिक नायक अफरासियाब का वंशज बताता है। ठीक है, इसका राजस्व सिद्धांत नस्लवाद पर आधारित था। यहाँ पे मैंने डेटा को स्केप किया है, क्योंकि ना ये उसी के सिद्धांतों को दोबारा रिपीट कर रहा था, क्योंकि वो शायद मेरे से टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, एक सवाल है, ये दल चालीसा किसके द्वारा बनाया गया था? अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। कैकोबाद 1287 से 90 अंतिम शासक होता है गुलाम वंश का। ठीक, बलबन का पुत्र युगरा खां बंगाल की सूबेदारी से संतुष्ट होता, लेकिन तुर्की अमीरों ने बुंगरा खां के पुत्र कैकोबाद को शासक बनाया, और यह बहुत अयोग्य शासक था। यह अत्यधिक मदिरापान करता था। ठीक है, 1290 में इस पर पक्षघात होता है। ठीक है, इस समय समाना के सूबेदार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली गया, और कैकोबाद के पुत्र कैमुअर्स को अपने नियंत्रण में ले लिया और शासन करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उसकी हत्या करके स्वयं वो शासक बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है ना, खिलजी वंश शुरू हो जाता है। खिलजी होते हैं ना, ये जो है
तुर्कों की 64 नस्लों में से एक होते हैं। कहा जाता है कि ये काफ़ी एक क्रांति थी खिलजियों की। तो क्या थी ये सब हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।